हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। देखो, काफी लोगों के मन में पता है अभी क्या सवाल ये चल रहा होगा कि सर एसबी क्लर्क की कट ऑफ क्या रहेगी प्री की। मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें, और कैसे करें, अगर करनी है तो कैसे करें, और मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए। एक सवाल बना हुआ है कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो छोड़ दो, निकलेगा नहीं निकलेगा देखा जाएगा। लेकिन इसी उम्मीद में बैठे रहोगे कि निकलेगा नहीं निकलेगा प्री, और उसके सोचने के चक्कर में आप लोग अपने मेंस के जो आपका टाइम है, 1 महीने का ड्यूरेशन जो है, उसी सोच में अगर बर्बाद कर दो तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको मैं एक सिंपल सी पहले तो ये बात बता दूं स्टार्ट करने से पहले वीडियो, कि आपके मेंस एग्जाम के 10 डेज प्रायर 10 डेज प्रायर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मेंस का है ना। मेंस के एग्जाम में 10 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, ये याद रखना। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि जब रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद मेंस की तैयारी करोगे, तो फिर तो मतलब छोड़ ही देना कि इस साल आप एसबीआई क्लर्क बन पाओगे। मतलब ऐसा छोड़ ही देना कि आप इस साल एसबीआई क्लर्क बन पाओगे। क्योंकि इस साल बनने के लिए ना आपको, मैं तो स्टार्टिंग से बच्चों से कहता हुआ आया हूँ कि प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली लेके चलनी चाहिए हमेशा, और लेके चली भी होगी जिन लोगों ने वो अभी बेनिफिट में होंगे। लेकिन अभी भी आप लोग के पास टाइम है, अभी इन सब चीजों के झमेले से निकल जाओ। कट ऑफ क्या रहेगी, क्या सेफ अटेम्प्ट रहेंगे, क्या मैं मेंस की करूं कि नहीं करूं। तो एक ओवरऑल मैं बस ये कहूंगा कि देखो, अगर आपके 50 अटेम्प्ट है, 60 अटेम्प्ट है, 70 है, 80 है, या 100 में से 100 क्यों ना है, 50 वाला भी मेंस की तैयारी करे, 60 वाला भी करे, 70 वाला भी करे, 80 वाला भी करे, जितने 90 वाला भी करे, सब करो। यार देखो, अगर मेंस की तैयारी अगर आप करते हो, अगर 50 वाला ये सोच के बैठ जाए नहीं मैं मेंस की तैयारी नहीं करूंगा, अब तो मैं सीधे और सीधे जब जुलाई अगस्त में अपना जो आरआरबी के एग्जाम से स्टार्ट होगा मेंस तब पर तैयारी करूंगा। तो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी ये बर्बाद हो जाएगा तैयारी करना और तभी करोगे तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करते हो तो 50 वाला भी बेनिफिट में रहेगा, 60 वाला भी, 70 वाला भी, 80 वाला भी और 100 वाला भी, 90 वाला भी रहेगा। उसकी संग क्यों पार्शियलिटी करें। सभी लोग यहाँ पे अपने बेनिफिट में रहेंगे जो मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ अटेम्प्ट है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो देखा जाएगा। कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, कोई ज्योतिष नहीं बैठा हुआ कि बता देगा कि भाई इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी। अगर ऐसा ही होता तो फिर एग्जाम क्यों ही रखते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई अब बता दे, किसी ना किसी का तुक्का तो भिड़ ही जाएगा, कोई कुछ भी बोल देगा। तो ये सब चीजें बेकार की हैं। आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो प्रॉपर तरीके से, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी पे भरोसा है तो। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनने 65+ अटेम्प्ट्स करे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर की मैं बता रहा हूँ। 65 अटेम्प्ट्स करे हैं और उनकी प्रॉपर एक्यूरेसी होती है, मतलब फुल एक्यूरेसी रही है, और नॉर्मलाइजेशन होके उनके मतलब 10-12 नंबर ऊपर आ गए, उनके एग्जाम की कट ऑफ क्लियर हो गई। तो नॉर्मलाइजेशन तो शायद इस बार भी हो गई होगा, आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि ठीक है, अगर 60-70 अटेम्प्ट है, बढ़िया अटेम्प्ट है, 70+ अटेम्प्ट है, गुड एक्यूरेसी है, तो मेंस में लग जाओ यार। क्यों इन चक्करों में पड़े हो, कटा फटा कोई कुछ नहीं रखा इनमें। मैं बात करूंगा आगे इन सब चीजों से हटके थोड़ा सा कि मेंस तैयार कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर मेंस। रीजनिंग की मैं बात करूंगा, रीजनिंग में कैसे प्रिपेयर करें, रीजनिंग में क्या करें, हाउ टू प्रिपेयर, क्या स्ट्रेटेजी रखें जिससे हमारा स्कोर 25 to 30 के बीच में आ जाए, 25 से 30 के बीच में आ जाए। और ये पॉसिबल भी है, मैंने भी स्कोर किया है और आप भी कर सकते हो, और काफी स्टूडेंट करते भी हैं। तो एक तो सिंपल सी बात, मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एक बार ना आप पहले पीवाई क्यूज देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, ट्रेंड देख लो कि ट्रेंड क्या चला है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आए, कहाँ कहाँ से बन के आए। जैसे आपका मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, कम से कम लास्ट से 3 से 4 साल के पेपर आप देख लो, उनको सॉल्व कर लो। हर एक जगह पे आपको मिल जाएंगे ये 3 से 4 साल के पेपर देख लो, हर एक। अच्छा, एग्जैक्ट पेपर नहीं मिलेगा आपको। ये जो पेपर रहेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर रहेंगे, कि बच्चों से जैसे हमने एनालिसिस किया और उन्होंने बता दिया सर ऐसी पजल आई थी, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसी के बेसिस पे, उसी के जैसा मिलता जुलता लेवल सेट करके, थोड़ा बहुत डेटा जो याद रहा उसी के बेसिस पे बन जाता है पेपर। तो एग्जैक्ट पेपर नहीं मिलेगा, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस लेवल का पेपर आया था और ऐसा पेपर आया था। दूसरी बात कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे आपका एक डेटा सफिशिएंसी हो गया रीजनिंग में, है ना। डेटा सफिशिएंसी हो गया, डेटा सफिशिएंसी के साथ साथ कोडेड वाले जितने भी आपके टॉपिक हो, जैसे कोडेड बीआर हो गया, बीआर मतलब कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया,
साथ ही साथ कोडेड डायरेक्शन हो गया। इन पे ना थोड़ा सा अपना फोकस ज्यादा रखना। ये क्या है, स्कोरिंग टॉपिक्स है। स्कोरिंग टॉपिक्स है, ये आपको नंबर दिला देंगे और इनमें कोई नंबर रोक नहीं सकता आपके। इसके बाद साथ ही साथ और भी आते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, आईओ लिख दे रहा हूं, इनपुट आउटपुट। फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गई। कोडिंग डिकोडिंग आपकी मेंस में दो टाइप की पूछ पूछ सकता है। एक पूछ सकता है चाइनीज सॉरी चाइनीज नहीं, एडवांस लेवल वाली पूछ सकता है, जो आपकी लेटर सिंबल नंबर के बेसिस पे आती है, लेटर सिंबल और नंबर के बेसिस पे आती है एडवांस वाली। और एक पूछ सकता है कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, है ना। तो दोनों में से कोई सी पूछ सकता है, तो प्रिपेयर्ड रहो कोडिंग डिकोडिंग के लिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहो मिसलेनियस की, क्योंकि मिसलेनियस एक गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा। कम से कम 10 से 12 नंबर आपको दी जाएगा मिसलेनियस, ये याद रखना, 10 से 12 नंबर का वेटेज आएगा ही आएगा। इनपुट आउटपुट हो गया सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग में दो टाइप के आगे, लेटर कोडिंग, सॉरी लेटर नंबर सिंबल कोडिंग, जिसमें आपके नंबर भी होता है, लेटर भी होता है, सिंबल भी होता है। कंडीशनल कोडिंग आती है। ये इन चीजों पे ना थोड़ा फोकस रखना, ये जो मैं चैप्टर्स आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, डेफिनेट बात है। अच्छा, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग और अपना और कौन सा हो गया, डेटा सफिशिएंसी तो हमने लिख दिया। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक आती है पजल और सिटिंग। एक नहीं आती, मतलब दो तीन आएंगी, पजल सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। ऐसा मत समझना सॉरी, कि बहुत टफ पजल सेटिंग अरेंजमेंट आएगा। मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आएगा, मॉडरेट लेवल का आपका मेंस लेवल का पेपर आएगा पजल सेटिंग अरेंजमेंट का। और अब ये वही वाली बात है, कोई ज्योतिष तो मैं हूं नहीं कि जो मैं कह दूं मॉडरेट आएगा तो मॉडरेट ही आएगा। हो सकता है मॉडरेट से थोड़ा डाउन आ जाए, हो सकता है मॉडरेट से थोड़ा ऊपर आ जाए, लेकिन आप ये मान के चलो, अगर आप लोग मेंस लेवल की पजल सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो तो आसानी से आप इनको कर पाओगे, और ज्यादा हाई फाई लेवल की पजल नहीं आएगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैंने एग्जाम दिए, उन सभी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीजनिंग में अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, इन टॉपिक्स पे अच्छे से अपनी कमान बनाओगे, तो आप देखना आप बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम में, और अच्छे से आराम से 10-12 नंबर तो आप इन टॉपिक से कर लोगे, मिसलिनियस से। और दो पजल भी अगर आपने निपटा ली, तो कहीं ना कहीं 25 नंबर से 30 नंबर के बीच का आप आराम से खींच लोगे, 25 नंबर तक तो आप आराम से खींच के ले ही जाओगे। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक चीज और आती है, जैसे आपकी एक अल्फाबेट वाला हो गया, अल्फा न्यूमेरिक का। अल्फा न्यूमेरिक में से भी एक आता है स्टेप बेस्ड सीरीज जो होती है, स्टेप वाली सीरीज, स्टेप बेस्ड सीरीज जो आती है ना। और एक कंडीशनल सीरीज भी आती है, कंडीशनल सीरीज। तो ये जो मेंस वाले टॉपिक है ना, हर एक चैप्टर के जो मेंस के टॉपिक है, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, उनको आप देख लो। मिसलिनियस इनको छोड़ना मत, क्योंकि ये ना स्कोर आपका दिलाने में काम करेंगे, आपके स्कोर बढ़ाने में काम करेंगे, कि इनसे आपको पता चल जाएगा कि यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, और उसके बाद पजल सेटिंग अरेंजमेंट पे आके आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इन टॉपिक को छोड़ना मत, जैसे डेटा सफिशिएंसी, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ये आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था इस बार। आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था इसमें से। इनपुट आउटपुट आया था आईपीएस पीओ मेंस में, डुएबल था, ये भी डुएबल था जितना मैंने बच्चों से सुना। और कोडेड बियर आया था कि नहीं, डेटा सफिशिएंसी आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था, है ना। तो इन चीजों पे ना फोकस रखना, ये हर बार रिपीट होता ही होता है। रीजनिंग का बता रहा हूँ अभी तो मैं केवल आप लोगों को, रीजनिंग में 25 से 30 कैसे आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब अटेम्प्ट करना कैसे है पेपर को, अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखो, पेपर को जब आपके सामने पेपर खुलेगा, रीजनिंग सेक्शन, ऐसा नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन मिला और पहले क्वेश्चन से आप करना स्टार्ट करें, धड़ 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 ट्रेन भाग रही है, करना स्टार्ट करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पहले 1 से 2 मिनट लेना, पेपर का पूरा ओवरव्यू ले लेना, पेपर का पूरा ओवरव्यू ले लेना, और देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। आप मार्क कर लेना कि डुएबल क्वेश्चन कौन से हैं, डुएबल क्वेश्चन कौन से हैं, और नॉट डुएबल कौन से हैं, नॉट डुएबल कौन से जो अपने नहीं करने। जो डुएबल है उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, एमएफआर, मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। जो नहीं करने वो तो नहीं करने, हमें छेड़ना ही नहीं है। लेकिन डुएबल क्वेश्चंस भी आपको इतने मिल जाएंगे कि आप आराम से अपना 25 प्लस स्कोर कर पाओगे, 25 प्लस आराम से आप इसमें स्कोर कर पाओगे। तो डुएबल में जैसे आपने कौन कौन से मिल गए, जैसे मिसलेनियस के क्वेश्चंस मिल गए, मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल गए, और पजल मिल गई। अच्छा, मेरा जो पहला अप्रोच रहता है करने का, पहले मतलब मैंने जो चेंज किया, पहले मैं क्या करता था कि ईगो पे लेके जाता था कि नहीं मैं तो पहले पजल ही करूंगा चाहे कुछ हो जाए, फिर मिसलिनियस करूंगा। वो कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस को सॉरी इम्पैक्ट कर रहा था, और मेरा स्कोर नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर जब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, मैंने फिर क्या मिसलेनियस को पहले निपटाने करे। तो जब मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करा, तो मैंने देखा कि यार मेरे 10-12 नंबर तो यहाँ पे फिक्स हो गए। तो एक क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मोरल हाई हो जाता है कि यार 10-12 नंबर का तो मैं चलो कर चुका हूँ, एक राहत सी मिल रही है कि चलो इतना कर लिया है। अब उसके बाद जब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मिल रहा, पजल पे आ जाओ। अब एक दो पजल तो आपको ऐसी मिलेगी जो आप फेमिलियर होंगे, फेमिलियर पजल, जैसे फ्लोर बेस्ड हो गई,
सर्कुलर की इन आउट हो गई, डेजिग्नेशन हो गई, मतलब कुछ ना कुछ पजल ऐसी मिलेंगी जिनसे आप फेमिलियर होगे, जिनको आप आसानी से टैकल कर पाओगे। ऐसा मत करना कोई भी पजल है, कोई भी पजल उठा ली। अगर आपको लग रहा है एकदम न्यू पैटर्न की पजल आई है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो उसमें दिमाग मत लगाना, हो सकता है कहीं ना कहीं आप अटक जाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको आप अच्छे से डिकोड कर लो। लेकिन फिर भी मेरा तो मानना यही है कि कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये डुएबल पजल है जिसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करी, जैसे फ्लोर बेस्ड पजल हो गई, सर्कल हो गए, जैसे कैसी भी पजल आ जाए जो आपको लग रहा है कि हाँ ऐसी हमने मॉक्स में बहुत प्रैक्टिस करी है, तो एक दो पजल चाट लेना, अगर उससे ज्यादा आप कर पाओ तो वो कर लेना। होलसेल आपको मतलब समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूं? पहले आप मिसलेनियस अटेम्प्ट करना, फिर पजल को अटेम्प्ट करना। आप अभी मॉक्स दोगे तो मॉक्स में आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है स्ट्रेटेजी फॉलो, आपकी अगर जो अलग स्ट्रेटेजी है आप वो भी फॉलो कर सकते हो, है ना? ये नहीं है कि मैंने कह दी तो यही करना है, वो तो केवल एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। दूसरी बात, सॉरी, एक आती है क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन। अब क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में पता है क्या होता है यार, श्योरिटी नहीं रहती है। कोई कितना भी वो बन ले तुरप का इक्का कि नहीं मैं तो सही कर देता हूँ और मेरे से पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यार कहीं ना कहीं पे ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं, एग्जाम लेवल पे आके सब माइंड ब्लैंक हो जाता है और नहीं आपको डेफिनेटली मिल पाता है कि श्योरिटी से आंसर आएगा या नहीं आएगा। क्रिटिकल रीजनिंग में एक डर का माहौल बना रहता है। किसका माहौल? डर का माहौल बना रहता है क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो मैं तो भाई एक्यूरेसी में बिलीव करता हूँ कि जितना आता है उतना करो, लेकिन फिर भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं करने लायक है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन वाले आते हैं, ये क्वेश्चन क्या है ना कहीं ईजी रहते हैं और इनको करने में आसानी रहती है, इनमें एक एक्यूरेसी मिलती है। लेकिन अजम्पशन वाले आ गए और आर्ग्यूमेंट वाले आ गए और अपना एक वो क्या कहते हैं उससे कंक्लूजन वगैरह के आ गए, कंक्लूड करना आ गए, पैराग्राफ बहुत लंबे लंबे आ जाते हैं, तो वहां पे ना दिक्कत हो जाती है और समझ में नहीं आता है सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अजर्शन रीजनिंग हो गई, कॉस इफेक्ट, कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। ये एसएससी और रेलवे वाले क्वेश्चन तो देते नहीं है बैंक में, ये क्वेश्चन देते हैं बैंकिंग लेवल के, जो मतलब ये ऐसा माहौल क्रिएट कर दे, डर का माहौल। तो मैं तो एक बार को यही कहूंगा कि क्रिटिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट करके जबरदस्ती क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने ना वो मत करना कि भाई मैंने तो अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा लिए। हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं आप गलती कर दो और आपको क्या नेगेटिव मार्क झेलनी पड़े और नॉर्मलाइजेशन की वजह से फिर कहीं दिक्कत आ जाए। तो करना, अगर आपसे 22 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 22 ऐसे करना एकदम एक्यूरेसी वाले। जबरदस्ती ये नहीं है कि मैंने चलो यार 22 कम लग रहे हैं मुझे, 2-3 नंबर क्रिटिकल रीजनिंग से खींच लेता हूं, चाहे इसमें श्योर नहीं हूं मैं। अगर श्योर हो तो अच्छी बात है, 25-30 नंबर जितने बढ़ सकते बढ़ाओ। लेकिन जो मेरी तरफ से आपको सजेशन है वो यही रहेगा, अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होता, तो फिर क्यों ही आप मेरी बात मानोगे यार, फिर तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करना। लेकिन मॉक टेस्ट में आप देख रहे हो क्रिटिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट करके नहीं आपका सही आ रहा है लगातार, और एग्जाम में जाके भी आप वही गलती कर रहे हो कि मॉक टेस्ट में कभी सही नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप एग्जाम टाइम में वही चीज कर रहे हो, उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो भाई फिर तो ये 1 नंबर का ब्लंडर है, बहुत खतरनाक वाला। तो ऐसा ब्लंडर बिल्कुल भी मत करना, मेरी सजा मतलब मेरी सलाह आप लोगों को यही है ना? तो और अभी से मॉक्स देने स्टार्ट कर दो। मॉक्स देने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, एसबीआई क्लर्क मेंस के 3-4 साल के कैसे कैसे पेपर आए उन्हें सॉल्व करो फटाफट फटाफट, रोज रोज एक एक पेपर लगाओ, और फिर डेली एक एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक दो। एनालाइज करो कहां पे लैग कर रहे हो, उस चीज को परखो कि यार ये क्वेश्चन मुझ पे क्यों नहीं हुआ, ये करने लायक था, यार मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ चेंज होनी चाहिए, यार क्या मैं इसको पहले इसको अटेम्प्ट कर लेता तो क्या मेरा स्कोर बढ़ जाता। एक बार आप ट्राई करके देखना, मिसलेनियस पहले निपटाना क्वेश्चंस, और फिर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे आना, और फिर देखना आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है। और हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी ना वर्क करे तो आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट पहले कर लेना और फिर मिसलेनियस कर लेना, दोनों को अप्लाई करके देख लेना जैसे आपको ठीक लगे। बट स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी, डू नॉट चेंज योर स्ट्रेटेजी। अगर आप बहुत पहले से प्रिपेयर करते हो, जैसे अगर आपका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है मेंस का, तो उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन लोग को पता है उन लोग को कैसे प्रिपेयर करना है, उन लोग को मेरी जरूरत है ही नहीं, पहली बात मैं रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहा है मेंस को, उनके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेंस कैसे प्रिपेयर करना है ना? तो मैं तो रीजनिंग के लिए बस आप लोगों को यही बताऊंगा कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे फॉलो करते हो, राइट? बाकी अगली वीडियो में हम लोग जरूर मैथ्स के लिए और क्वांट के लिए और जीए के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर इसी में कर देते हैं ना, नेक्स्ट का क्या दिखा, नहीं अगले में ही करेंगे, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी सॉरी, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर लेना टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है, तो आप यहाँ पे
इसको ज्वाइन कर लेना। आपको जो इश्यू हो मुझे बताना। अच्छा, दूसरी बात की प्रिपरेशन प्रिपेयर कहाँ से करें। एक ना सवाल ये आता है कि प्रिपेयर कहाँ से करें, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो देखो यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जिसपे बहुत सारा कंटेंट है। मतलब आप जितने घुसोगे ना, डेप्थ में जाओगे, उतना कंटेंट है। इतना कंटेंट है। प्रीवियस ईयर 2023 के प्रिपरेशन कराइए काफी टीचर्स ने, 2022 की प्रिपरेशन कराइए, 2021 की कराइए। अरे आपको कंटेंट मिल रहा है, पढ़ो ना यार। और आप जिस भी चैनल से जुड़े हो आप उससे प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फलाना टीचर से पढ़ो, इससे पढ़ो, ये अच्छा पढ़ाएगा, ये अच्छा पढ़ाएगा। नहीं, किसी टीचर के पढ़ाने से एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकलेगा आपकी मेहनत से। हाँ, कहीं ना कहीं टीचर का रोल रहता है। टीचर का रोल बस इतना रहता है कि वो आपको अच्छे से गाइड कर दें, आपको सिखा दें चीजें। बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, याद रखना। बाकी आप लोग हमारे चैनल से भी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक मतलब एक तरीके से क्या है कि हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मुझसे पढ़ेंगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं। आपका एग्जाम आपकी मेहनत से और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके कंटेंट से निकलेगा, ये याद रखना। तो आप लोग बस थोड़ा अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी मेहनत पे बिलीव करो और अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। आप हमारी क्लासेस, मेंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैं अपलोड करता हूँ। अभी थोड़ा तबियत खराब होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो, लेकिन मैं डेली अपलोड करूंगा कल परसों से। तो आप इधर से भी बहुत मतलब हेल्प मिलेगा इन सेशन से। मतलब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहता है, एकदम फ्रेश न्यू कंटेंट रहता है। तो आप यहाँ से भी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो अपने रीजनिंग के लिए। केवल और केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं। रीजनिंग की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। और एक बार करके देखना, आपको कंटेंट एकदम सॉलिड मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट एकदम, है ना। तो चलो, तो आज की सेवाएं मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और इन चीजों को जैसे अपना मैथ्स का हो गया, जीए के लिए क्या हो गया, वो सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज की सेवा यहीं समाप्त। ठीक है। और सॉरी, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।